नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर हरिद्वार से। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर नाराज किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। कृषि कानूनों के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन की सूचना पर कोतवाली और सिडकुल थाने की फोर्स की गई तैनाती। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। हरिद्वार से बड़ी खबर। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर नाराज किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन की सूचना पर आपको बता दें, कोतवाली और सिडकुल थाने की फोर्स तैनात। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता रुपेश वालिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए उमंग, दिल्ली में जो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है उसे धार देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो इसी क्रम में आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री के नेतृत्व में जो बहादुराबाद का टोल प्लाजा है वहां पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ जो उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि किसानों का जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जितने भी टोल प्लाजा हैं वहां से गुजरने वाले जितने भी जो लोग हैं उन्हें टोल प्लाजा देने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी को देखते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगे नहीं मान लेती तब तक उनका ये जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर स्थानीय किसानों को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए उन्होंने ये भी मांग की है कि जो टोल प्लाजा वाले लोग हैं, NHAI के जो लोग हैं, कि जो किसान वहां से आते जाते हैं उनके लिए बिल्कुल टोल फ्री होना चाहिए। इसी को देखते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन फिलहाल किया गया है। जी बिल्कुल रुपेश, जानना चाहेंगे अब आगे क्या कुछ कार्रवाई, किसान संगठन जो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आगे की क्या कुछ रूपरेखा है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन के जो जिलाध्यक्ष हैं विजय शास्त्री, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक किसानों का दिल्ली में भी आंदोलन लगातार चलता रहेगा और उत्तराखंड में भी जितने भी टोल प्लाजा है वहां पर लगातार एक के बाद एक जगहों पर लगातार ही कार्यक्रम किए जाने हैं, धरना प्रदर्शन किए जाएंगे ताकि केंद्र सरकार किसानों की मांगों को सुन सके। जी बिल्कुल रुपेश, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी कोरोना कर्फ्यू की सख्ती का असर दिखने लगा है। जहां पहले रोज करीब 8 से 9,000 नए मामले आ रहे थे, तो वहीं अब 1,000 के करीब कोरोना संक्रमण का आंकड़ा आ चुका है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 1,003 नए कोरोना के केसेस सामने आए और 30 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 2,778 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामले घटकर अब 25,366 रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 31,688 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो वहीं देहरादून में 216, हरिद्वार में 171, नैनीताल में 119, पिथौरागढ़ में 126 कोरोना के नए मामले सामने आए। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड में नैनीताल के होटल एसोसिएशन ने कोरोना काल में राहत पहुंचाने के लिए जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 10 लीटर के 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित नई एम्बुलेंस के लिए आधुनिक उपकरण सौंपे हैं, जिसमें एक बाईपैप मशीन, एक सक्शन मशीन, एक सीरीज पंप, एक नेबुलाइजर सहित कई उपकरण शामिल हैं। आपको बता दें कि होटल एसोसिएशन इससे पहले भी BD पांडे अस्पताल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित करीब 10 लाख के स्वास्थ्य उपकरण मुहैया करा चुका है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में भी अस्पताल प्रशासन को जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हमने पहले भी दिए थे 5 कंसंट्रेटर 5 लीटर वाले। आज हम होटल सिंह की ओर से 3 10 लीटर के कंसंट्रेटर और जो इनकी नई एम्बुलेंस आ रही है उसमें जितना सामान लगता है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, सब हमें आज BD पांडे हॉस्पिटल में डोनेट कर रहे हैं। आगे भी भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सबसे आगे रहेंगे।
तो वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने डीडी हाट विकासखंड के 84, चौबाटी, दूनाकोट में वैक्सीनेशन सेंटरों का शुभारंभ किया। तो वहीं इस दौरान कोरोना को लेकर जनता को जागरूक भी किया गया। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों को गांव-गांव जाकर सैंपलिंग करने के भी निर्देश दिए गए। वैक्सीन जो टीकाकरण है वो 45 साल से ऊपर की उम्र को सबको लगाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो 18 साल से ऊपर वाले जो जिनकी उम्र है उन सबको भी यहाँ पर इसी सेंटर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। जिनका नंबर आज आएगा कल चलता रहेगा। जिनके इस इलाके में सबके इंजेक्शन पूरे नहीं होंगे, टीकाकरण पूरा नहीं होगा 45 साल में, उन सब के लिए यहाँ पर रोज़ की बुनियादी अस्पताल की जरूरत पड़ता है, उसी मिलेगा। इसी प्रकार से आज 84 में भी वैक्सीन का हमने शुभारम्भ किया, चौबाटी में भी शुभारम्भ किया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रदीप मेहरा वेरीनाग से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानना चाहेंगे आपसे कि मंत्री चुफाल ने इन कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों का शुभारंभ किया और साथ ही साथ कोविड से जुड़े दिशा निर्देश भी दिए, और क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बताऊं, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के द्वारा डीडी हाट के 84, चौबाटी, दूनाकोट में वैक्सीन सेंटरों का शुभारंभ किया। साथ ही उनके द्वारा लोगों को कोविड के प्रति जागरूक भी किया। मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल कोविड के प्रभारी मंत्री पिथौरागढ़ जनपद और बागेश्वर जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं और वो लगातार पूरे जिले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। भले बात हम पिथौरागढ़ की करें या भले बात बागेश्वर जनपद की करें, लगातार इनके द्वारा दोनों जनपदों में पूरी व्यवस्थाएं देखी जा रही है। लगातार कोविड को लेकर प्रतिदिन यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे जिले में घूम रहे हैं, वैक्सीन सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं, कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार ऑक्सीजन से लेकर दवाई से लेकर लगातार उच्च अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। लगातार कैबिनेट मंत्री के द्वारा पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है, लोगों को कोविड के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल आपने सही कहा। जानना चाहेंगे कि वहां पर मौजूद लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है इसको लेकर? कैबिनेट मंत्री के द्वारा जब क्षेत्र में यहाँ पर भ्रमण किया गया उसके बाद लोगों में का कहना है कि सरकार के द्वारा जो अभी वर्तमान व्यवस्था की जा रही है वो ठीक है, क्योंकि अब ग्रामीण स्तर तक जो है सैंपलिंग की जा रही है। अभी पिथौरागढ़ में कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है गाँव-गाँव जा रही है, सैंपलिंग कर रही है। सरकार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, खुद कैबिनेट मंत्री तक जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसको लेकर जनता में कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिली है। जी बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल आपने सही कहा और इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के अल्मोड़ा में युवक के मास्क ना पहनने पर पुलिस और युवक के बीच तीखी नोकझोंक का एक वीडियो सामने आया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में पुलिस वाले युवक को मास्क पहनने को कह रहे हैं, लेकिन युवक अपने घर पर होने का हवाला दे रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि ये वीडियो अल्मोड़ा के जैती क्षेत्र का बताया जा रहा है, जो कि 30 मई का है। वीडियो वायरल होने के बाद युवक की ओर से माफी भी मांग ली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अल्मोड़ा सीओ को सौंपी गई है। पुराना वीडियो पुलिस का जैती थाना ये लमगड़ा थाना क्षेत्र में जैती चौकी पड़ती है, वहाँ का वीडियो वायरल हुआ है और इसकी जांच सीओ साहब को दी जा चुकी है। इसमें संज्ञान में आया है कि पूर्व में ही उस दिन ही लड़के द्वारा एक माफ़ीनामा थाने में दिया गया था और इसमें जो सभी तथ्य हैं उसकी जांच सीओ साहब द्वारा किया जा रहा है। जानकारी के लिए हमारे साथ में अल्मोड़ा से संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी उमंग जी, ये मामला अल्मोड़ा क्षेत्र जिले का है। इसमें मास्क न पहनने को लेकर के अल्मोड़ा जिले के पुलिस और एक युवक के बीच जो तीखी जो नोकझोंक का मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल इस समय हो रहा है। यह जो वीडियो है ये जैती अल्मोड़ा जो जिले में पड़ता है उस क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस वाले जो युवक को मास्क पहनने की बात कर रहे हैं, युवक अपने घर में होने का हवाला देकर पुलिस वालों से जो है उलझ रहा है और दोनों पुलिस वालों और युवक के बीच नोकझोंक हो रही है। पुलिस वाले युवक को गाड़ी में बैठाने की जब कोशिश कर रहे हैं तो युवक भागते हुए नजर आ रहा है। हालांकि जो युवक है इसने फेसबुक के माध्यम से पुलिस के पास जाकर के माफीनामा लिख दिया। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जो मामले की जांच है पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंपी गई है। जी बिल्कुल संजय, बिल्कुल आपने सही कहा और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि हालांकि युवक द्वारा माफी मांग ली गई है, लेकिन अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये भी एक देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वही आपको बता दें कि पौड़ी में एक बार फिर गुलदार ने दर्जनों गांवों की नींद उड़ा दी है। दरअसल गुलदार की चहलकदमी बढ़ने से ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। पौड़ी श्रीनगर मोटरमार्ग के इर्द गिर्द मौजूद गढ़ोली, राई और चरणा गांव समेत दर्जनों गांव में गुलदार का मूवमेंट देखा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व में गुलदार 3 ग्रामीणों पर हमला भी कर चुका है, जिसे लेकर वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरा भी लगाया और गुलदार की मॉनिटरिंग के लिए वन विभाग की टीम गाँव में गश्त भी कर रही है। देखा जाए तो मानव वन्यजीव संघर्ष के लिहाज से ये जनपद बहुत ही संवेदनशील है, बल्कि कहूँगा कि मैं अति संवेदनशील है। यहाँ पे मुख्यतः बाघ की और दूसरे भालू के संबंध में जो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं काफ़ी होती रहती हैं। कुछ घटनाएं मेरे जानकारी में आई थी और गढ़ोली भी एक विषय है जहाँ ये बाघ की सूचना मेरे को प्राप्त हुई है मुझे। तो इस संबंध में मैं पिंजरा लगाने के लिए और गश्त बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें यहाँ करना चाहूँगा। पूर्व में भी ये बात उठाई गई थी कि यहाँ पे 2 लोगों को पहले भी हमला, स्कूटर सवार लोगों पे गुलदार हमला कर चुका है और अभी भी उसका पूरा भय बना हुआ है। 3-4 दिन से वो गढ़ोली गांव में उसने एक गाय पे हमला करके उसे उसको खाने के लिए वो रोज़ वहाँ पे पहुँच रहा है और कल भी 3-4 बजे के करीबन आ गया था। गाँव में काफ़ी दहशत का माहौल है, लोग हल्ला उल्ला करके उसे भगाया गया है। कल रात को भी वो 10-11 बजे वहाँ पर मौजूद था। तो मैंने आज सुबह भी डीएफओ साहब से फ़ोन करके बात करनी चाहिए, मगर उनका फ़ोन पे वार्ता हो नहीं पाई और मैं पुनः उनसे बात करूंगा कि इस गुलदार को तत्काल पिंजरा लगाकर पकड़ा जाए। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहीं कोरोना हॉटस्पॉट कहे जाने वाले राजधानी देहरादून में इन दिनों मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है। इसी को लेकर डीएम आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि देहरादून में कोरोना के ग्राफ में कमी देखी जा रही है, लेकिन अभी भी कोरोना के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने जनता से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की। स्थिति अब धीरे धीरे काफ़ी सामान्य हो गई है, लेकिन ये स्थिति में अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही करी तो फिर हमारी जितनी भी मेहनत आज तक हुई है वो मेहनत जो है फिर से वापस हो सकती है। इसलिए हम सभी लोगों को अभी भी कोविड के लिए प्रिकॉशन लेने हैं। कोविड अभी भी है और अगर हम उसे मौका देंगे तो वो फिर फैलेगा। इसलिए हमें बहुत प्रिकॉशन रखना है और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना है और इस चीज़ पर भी ध्यान देते रहना है कि किस तरीके से हम और भी आसपास के लोगों के अंदर जागरूकता फैला पाएँ कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करें। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना के मामलों के बीच वैक्सीनेशन की कमी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तो वहीं देहरादून डीएम आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से जल्द ही देहरादून को भी वैक्सीन प्राप्त होगी। जैसे ही वैक्सीन देहरादून पहुंचती है तो वैक्सीनेशन भी तेज किया जाएगा। अभी हमें वैक्सीन्स प्राप्त होंगी, ऐसा राज्य सरकार की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही वो वैक्सीन्स हमें आती हैं हम फिर से अपनी जो साइट्स हैं उनके नंबर्स को बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करेंगे। बहरहाल अभी हमारा जो टारगेट है वो है 45 से ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो गांव के क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में छूटे हैं, उनको उन्हीं के गांव में जा कर के ही वैक्सीनेशन कर दिया जाए। इसके अलावा भी मैंने कहा है लोगों को कि जो हमारे दिव्यांग लोग हैं जो घरों में रहते हैं, जो आ जा नहीं सकते हैं, उनको भी वैक्सीन लगाने की व्यवस्था इस तरीके से जो भारत सरकार की गाइडलाइन है नियर टू होम वैक्सीनेशन साइट की, उसके अनुसार जो है ये वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाए। तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार तो कम हो गई, लेकिन अब ब्लैक फंगस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 244 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक ब्लैक फंगस से 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देहरादून जिले में ब्लैक फंगस के 223 मामले सामने आए और इसमें सबसे ज्यादा मामले एम्स ऋषिकेश में है। देहरादून जिले में अब तक 16 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हुई है, जबकि 13 लोग स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर में भी ब्लैक फंगस से अब तक 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। नैनीताल में ब्लैक फंगस के अब तक 19 मामले सामने आए, जबकि उत्तरकाशी की अगर बात करें तो वहां 1 ब्लैक फंगस के मरीज की पुष्टि हुई है।
तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआं में बिंदु खत्ता क्षेत्र में बनाए गए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का आपको बता दें सांसद अजय भट्ट ने शुभारंभ किया। बिंदु खत्ता में जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और इसके अलावा बिंदु खत्ता में कई चरणों में जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने की भी योजना है। सांसद अजय भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर शासन ने ठोस निर्णय लिया है, जिसके तहत यहां वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और इसी क्रम में लालकुआं में भी 18 वर्ष से अधिक व 45 वर्ष से अधिक लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और लोगों की मांग के अनुरूप बिंदु खत्ता में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। पूरी तरह से इसको हम अवसर में बदलना चाह रहे हैं। जैसे देश में वेंटिलेटर नहीं थे, पीपीई किट नहीं थी और आपके कई ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, ये किसी को पता ही नहीं था। जो लोग आज हमारा विरोध करते हैं, उन्होंने 65-70 साल तक यहाँ शासन चलाया, वो नहीं कर पाए, तो आज मोदी जी कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं। तो ये अस्पतालों को भी दुरुस्त किया जाएगा, ये हमारी प्लानिंग है। इसके लिए केंद्र सरकार से अभी कुछ पैसा यहाँ पर एक अस्पताल यहाँ स्वीकृत हुआ है, आपको पता होगा, उसको भी हम भविष्य में ठीक करने वाले हैं और जो अस्पताल यहाँ का है उसमें भी लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएँ। सारी चीज़ें एक जो पीएचसी में होता है वो चीज़ें यहाँ पर रिक्वायरमेंट के आधार पर हों, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो रहा है, जिसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बीते 3 दिनों से जिले में 100 से भी कम संक्रमित मिले। राज्य में 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और इसे देखते हुए नई एसओपी भी जारी की गई है। पुलिस की ओर से कोविड कर्फ्यू का जिले में सख्ती से पालन करवाया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। साथ ही पुलिस की ओर से सभी से कोविड नियमों की पालना करने की अपील भी लगातार की जा रही है। तो वहीं उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक मास्क ना पहनने वाले 4005 और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 9857 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। अब ये जो 8 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा है, तो इसमें हम लोगों का तो गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। विशेषकर अब जो हम देख रहे हैं तो मास्क तो लगभग सभी लोग पहन रहे हैं। सोशल डिस्टेंस में अभी हम और वर्क कर रहे हैं अभी, और इसमें हम चालान भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, इसका सभी लोग पालन करें। तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना महामारी से हालात सामान्य होने पर जल्द ही 4 धाम यात्रा को संचालित किया जाएगा। इसके लिए उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले से सबसे पहले स्थानीय लोगों के लिए दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार यात्रा को संचालित करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद जिले और उसके बाद प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी 4 धाम यात्रा खोलने का निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में डेंगू रोग के प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण को लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में डेंगू की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभागों ने हिस्सा लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि डेंगू फैलने का मुख्य कारण इसके प्रति आमजन में जानकारी और जागरूकता का अभाव है। इसके लिए आमजन को घरों के भीतर कूलर, पुराने बर्तनों, टायरों में पानी जमा न होने देने के लिए प्रेरित करना होगा और इसके लिए सभी विभागों को अपने अपने स्तर से डेंगू की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि डेंगू की रोकथाम के लिए अभी से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि डेंगू की रोकथाम के लिए नियमित रूप से स्वच्छता अभियान भी चलाया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।